हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन आपका मॉक टेस्ट का है। तो कॉमर्स की कंटिन्यूसली टॉप 50 एमसीक्यूज या 50 कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हैं, वो रेगुलरली मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोग जाके देखिए, विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके एमसीक्यू वहां पे सॉल्व किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके मैं पेपर 1 के भी मॉक टेस्ट लेकर आ रही हूँ और फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर मैं समझाती हूँ। तो अगर वाकई जेन्युइन आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, जेन्युइनली आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग पसंद आती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। If the statement some birds are not mammal is given as a true, which of the statement can be immediately inferred to be false? यानी अगर सम बर्ड्स आर नॉट मेमल ट्रू दिए हुए हैं तो इसका फॉल्स कौन सा होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने आपको सम ए ई आई यू बताया था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आप लोग स्क्वायर ऑफ पोजीशन तो सबको रटा हुआ होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपका ए होता है, ये आपका ई होता है, ये आपका आई होता है और ये आपका ओ होता है। तो सम नोट को क्या बोलते हैं? ओ। तो सम नोट ओ, ओ का यहाँ पर अगर ओ ट्रू है तो ये फॉल्स कौन सा होगा? तो मैंने आपको बोला ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं क्रॉस। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। तो ए फॉर ऑल, तो यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर मैमल ट्रू हो जाएगा। यानी आपका ये फॉल्स पूछा है तो ट्रू बताना, सॉरी ये ट्रू दिया हुआ है, फॉल्स बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर दूसरा फॉल्स होगा तो वो वाला ट्रू हो जाएगा। अगर ओ फॉल्स है तो ए ट्रू हो जाएगा, ओ ट्रू है तो ए फॉल्स। काटते हैं, अगर तुम सही बोलोगे तो मैं गलत बोलूंगा। ये होता है ए और ओ का काम, और ई और आई आपस में एक दूसरे की बिल्कुल बात नहीं मानते ये, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4, इसमें समझाने का कुछ नहीं था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन आर द रिटोरिकल स्ट्रक्चर? बताइए। पैरा लैंग्वेज, क्लस्टर, फॉर्म, जॉनर, नैरेटिव। एक बात बताइए, हमेशा ना एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप देखिए कुछ, आपको हमेशा एक ऑप्शन जो गलत होगा ना वो हमेशा अलग दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्लस्टर, फॉर्म, जॉनरे, नैरेटिव ये एक जैसे हैं, पर पैरा लैंग्वेज आपको पता है कितना अलग है। पैरा लैंग्वेज होता क्या है? पैरा लैंग्वेज आपका नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल फॉर्म है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जब आप कोई बोल रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी वॉइस की टोन कैसी है, पिच कैसा है, रिदम कैसा है, रेट कैसा है, वो आपका पैरा लैंग्वेज बताता है। तो पैरा लैंग्वेज रिटोरिकल स्ट्रक्चर में कैसे आ जाएगा? ये तो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए, रिटोरिकल स्ट्रक्चर का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है जिससे वो और भी इफेक्टिव बने। ये होता है रिटोरिकल स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन ए तो नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। इट्स अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स नॉट इन यूज्ड इन रिटोरिकल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्लस्टर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉनर बिल्कुल सही हो जाएगा, और नैरेटिव बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। देखिए, क्लस्टर का क्या मतलब होता है? क्लस्टर का मतलब अपने जितने भी आइडियाज उनको एक साथ इकट्ठा लेकर आइए और कम्युनिकेशन में उसको यूज करिए। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म का मतलब आप कौन सा अप्रोच यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप यहाँ पर यूज करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन क्या हो, इफेक्टिव हो। देखिए, रिटोरिकल का हिंदी में अलंकार आपने पढ़े होंगे 9th-10th में। अलंकार यानी आप अपने सेंटेंस को उसको जैसे किसी फ्रेजेस के फॉर्म में कहिए, मेटाफॉर यूज करिए, सिमिलाई यूज करिए। जैसे अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे टाइप के अलंकार होते हैं, ठीक है। एक वर्ड के दो दो मीनिंग हो जाते हैं, ये सारी चीजें यूज की जाती है जिससे कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव हो। फिर आपका जॉनर, जॉनर में क्या होता है? आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग, सॉरी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन सा स्टाइल आप यूज करने वाले हैं। नैरेटिव, नैरेटिव का सिंपल सा मतलब ये होता है टेल अ स्टोरी। किस फॉर्म में आप अपने कम्युनिकेशन को बताएंगे, किस तरीके से नरेट करेंगे आप, वो चीज है। तो यहाँ पर ये बी सी डी ई ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पैरा लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे पैरा लैंग्वेज यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपका बी सी डी ई, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिसर्च से है ये क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। डिसीजन मेकिंग, कंफर्मेशन बायस, बिलीफ प्रिजर्वेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बायस। बताइए,
डिसीजन मेकिंग का क्या होता है, ए का फोर्थ लग जाएगा। अब फोर्थ कैसे लगेगा मैम, इसमें बोला है इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव एंड मेक द चॉइस अमंग दैम। यानी मेरे पास 4 से 5 ऑप्शन है साड़ियों के, ठीक है, मेरे पास 4 साड़ियां आती हैं और मुझसे बोला जाता है कि आप इनमें से चॉइस कर लीजिए। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है साड़ी के, उसमें से मैं एक चूज कर लूंगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। पहले तो मैं इवेल्युएट करूंगी ना, ये ऑप्शन है, ये अच्छा मेरे पास सिल्क की साड़ी है, नेट की साड़ी है, बनारसी है, कांजीवरम है। इवेल्युएट करने के बाद उनमें से मैं चॉइस करूंगी, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, कॉन्फर्मेशन बायस। अब ये कन्फर्मेशन बायस क्या होता है मैम, देखिए कन्फर्मेशन बायस यहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही। कैसे, द टेंडेंसी टू सर्च फॉर एंड यूज द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट आवर आइडियाज रेदर देन रिफ्यूजेस देम। कन्फर्मेशन बायस का ये मतलब होता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाती हूँ। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लाके दी, मैंने एक हिपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ, इससे कोई रियल लाइफ में कोई भी यहाँ से कनेक्ट मत करिएगा, ठीक है। मैंने ये बोला कि मैं एक फैक्ट लेकर आई फॉर एग्जांपल कि जो है भाई जैसे कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, कि मैं कोई भी एक इन्फॉर्मेशन लेके आई किसी भी डेटा के बारे में। चलिए मैं शक्तिमान के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोगों ने सबने देखा होगा बचपन में, शक्तिमान फेवरेट हुआ शो होता था उस टाइम पे सबका। और तो इसमें क्या होता है कि जैसे गीता विश्वास लेकर आती है, न्यूज लेकर आती थी शक्तिमान की, लाती थी, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता था। आपने देखा होगा उसके एडिटर जो थे, क्योंकि गीता जो थी वो जर्नलिस्ट थी, और जो उसके बॉस थे, जो एडिटर थे, ठीक है, वो हमेशा कहते थे कि नहीं गीता, ऐसा नहीं है कि शक्तिमान तुमको आके रिपोर्टिंग देता है, सारी चीजें तुम्हें ही क्यों देता है। तो वो कंफर्मेशन बायस का सिंपल सा ये मतलब ये है। तो अब गीता विश्वास क्या करेगी कि वो सारे फैक्ट्स लाएगी, एविडेंस लाएगी कि देखो उसने मुझे ये चीज दी थी, उसने मुझे ये लेटर दिया था, उसने मुझसे वहां से टेलीपैथी के थ्रू मुझसे बात करी थी। तो वो ना कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा उसकी बात जो है ना उसको सपोर्ट मिले, जो वो बात लेकर आई है, जो वो इन्फॉर्मेशन लेकर आई है ना, उसको वेटेज ज्यादा मिले, ठीक है। ऐसी चीज नहीं लेकर आएगी जिससे वो मतलब उसकी बात ऊपर रहे, कि अगर वो कह रही है तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, ऐसी चीज लेकर आएगी कि जिससे कंफर्मेशन हो कि हाँ वो जो कह रही है वो सही कह रही थी, ठीक है। शक्तिमान के बारे में वो बोलती थी कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वो उसके ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आती थी वो, कि उसकी बातों को वेटेज मिले। नहीं नहीं ये ही सही है, ये चीज मैं लेकर आई, देखो इसीलिए मैंने बोला था कि वो मुझसे टेलीपैथी से बात करता है, देखो ये इसका एविडेंस है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए आप चीजें लेकर आ रहे हो अब, ताकि मेरी बात ऊपर रहे, मेरी बात जो सच है उसके लिए मैं प्रूफ दे रही हूँ, उसे बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। ये सबसे बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा गीता विश्वास पे बिलीव नहीं करते उसके एडिटर, तो वो बहुत सारी एविडेंस लाती है, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन सर्च करके लाती है, इन्फॉर्मेशन करती है, जिससे उसकी जो बात है, उसका जो आइडिया था, उसकी जो चीज है, उससे उसको सपोर्ट मिले कि हाँ वो सही कह रही है। नेक्स्ट आपका बिलीफ प्रिजर्वेंस, इसका ऑप्शन होगा आपका 1, द टेंडेंसी टू होल्ड ऑन अ बिलीफ इन द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। देखिए इसमें क्या होता है, बिलीफ प्रिजर्वेंस, जो मैंने माना है वो सच है, चाहे तुम मुझे सच्चाई दिखा दो मैं बिलीव नहीं करूंगी। जैसे आपने पॉलिटिक्स में ये चीज देखी होगी, पॉलिटिक्स में ये चीज बहुत कॉमन है, इसके लिए भी एक एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पॉलिटिशियन को बहुत मानती हूँ, मतलब वैसे तो मैं नहीं बिलीव करती पॉलिटिक्स वगैरह में, पर अब मैं किसका एग्जाम्पल यहाँ पे दूं। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ राहुल गांधी का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो राहुल गांधी जो है उनके पॉलिटिशियन को, उनको मैं बहुत एज अ पॉलिटिशियन बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने मुझसे आकर उनके बारे में ये बोला कि नहीं तुम जो बिलीव कर रहे हो वो ऐसे नहीं है, इन्होंने ये करप्शन किया है, उन्होंने वो करप्शन किया है, फलाना किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानने वाली। चाहे आप मुझे न्यू एविडेंस दिखाइए आके, चाहे आप कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस प्रूव करिए, पर फिर भी जो मैं मानती हूँ मेरे लिए तो वही फेवरेट रहने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे बहुत लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान जो है वो बहुत लोग लड़कियों के फेवरेट रहे हैं बहुत टाइम से पहले से। तो उसमें क्या होता है, लोग मानते हैं नहीं सलमान तो वाकई ही ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका बीइंग ह्यूमन वाला चैरिटी चल रहा है, वो लोगों की बहुत हेल्प करता है, चाहे हमें पता हो कि वो फिजिकली कितना अग्रेसिव है। अगर किसी ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं वो तो बहुत मारपीट करता है, बहुत अब्यूज करता है, बहुत वायलेंस करता है, लेकिन नहीं आपने तो दिमाग में बिठा लिया नहीं भाई मेरा तो फेवरेट हीरो वही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी मुझे दिखा दो। तो वो चीज है बिलीफ प्रिजर्वेंस, ठीक है। कोई भी अपने दिल पे मत लीजिएगा, ये एक हिपोथेटिकल एग्जाम्पल है, सलमान खान की जितने भी फैंस है प्लीज, ठीक है, इट्स जस्ट अ हिपोथेटिकल एग्जाम्पल, ऐसा कोई सच नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने डिसीजन पे कि नहीं भाई
ये तो बिल्कुल सच्ची सच होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा है, वो पढ़ाई करते नहीं है और कहते हैं हमारा तो जेआरएफ हो ही जाएगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर ए का आपका फोर्थ ऑप्शन, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से आप लोग को समझाया, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, और मेरा यही है कि आप लोग अभी ना भीड़ में मत भागिए कि 100 MCQ करेंगे, 150 करेंगे, 1000 करेंगे और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन का। विच आर द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर मल्टी डिसिप्लिनरी इन एंशिएंट इंडिया। अभी मैंने बोला एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, आपको एक जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं लग रही है ये एंशिएंट इंडिया की पुरानी की? लेकिन जो बीएचयू है ये तो बहुत लेट अभी नहीं है, मतलब अगर हम तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला की बात करते हैं तो ये एंशिएंट इंडिया में यूज की जाती थी, बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो 1857 में थी ना शायद। आपने पढ़ी होगी बीएच आपका कि कौन सी यूनिवर्सिटी बीएचयू वाली आपकी, शायद 1916 समथिंग में थी डेट, मुझे डेट इसकी याद नहीं है। आई थिंक 1960 बीएचयू, बीएचयू का भी स्टैब्लिश हुआ था, लेट ही हुआ था ना, मतलब एंशियंट इंडिया का थोड़ी ना है बीएचयू। तो बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी, हम एक बार देख लेते हैं इसकी डेट, क्या पता एग्जाम में आ जाए इसकी डेट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी भाई? हाँ तो 1916 मैंने सही आइडिया लगाया था, 1916, क्योंकि मुझे ये अभी तक याद है डेट्स। एसएनडीटी 1916, बीएचयू 1916, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे याद रखने। तो ये तो 1916 में आई थी और ये तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो बस लगा दो बी सी डी और ई, सारे राइट आंसर है। बस बीएचयू छोड़ दीजिए क्योंकि बीएचयू तो अभी की है ना, मतलब एंशियंट की नहीं है बीएचयू, इसलिए आपके जो आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा वो आपका बी सी डी ई, ठीक है। बी सी डी ई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पुरानी यूनिवर्सिटी सारी मल्टी डिसिप्लिनरी थी, इनमें सारी चीजें सिखाई जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब पीडी का क्वेश्चन करते हैं। एरोसॉल्स, नैनो पार्टिकल्स, स्मोक और फाइन आर्टिकल्स एक्सप्लेनेशन से मैच करना है आपको। अच्छा एरोसोल होता क्या है? ऐसे रटिए मत, मैंने देखा है अब आप लोग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाएंगे, 150 लगाएंगे, 200 लगाएंगे, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी, कोई फायदा नहीं है, लगा के देख लीजिएगा अगर आप एग्जाम में करके आते हैं तो। ऐसी मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं, 500 एमसीक्यूज, 1000, 100, उसमें से 10 तो आएंगे, 20 तो आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एरोसोल का क्या मतलब होता है? देखिए अगर आपने डीओ देखा है, मतलब यूज तो करते ही होंगे जो लोग नहीं नहाते, जो लोग नहीं नहाते वही ज्यादा डीओ यूज करते हैं, भाई हम तो रोज नहाते हैं तो हम नहीं करते, ठीक है। तो डीओ और आप लोग परफ्यूम्स तो यूज करते हैं, तो डीओ में अंदर सोल्यूशन होता है, तो किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर आप हवा ऐड करते हो, एयर ऐड करते हो, जब आप दबाते हो, प्रेस करोगे बॉटल को, जब आप डीओ की बॉटल प्रेस करते हो तो उसमें हवा का प्रेशर पड़ता है। हवा का प्रेशर पड़ता है तो जो सोल्यूशन अंदर होता है वो आपका लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में बाहर आता है, या तो स्प्रे या तो लिक्विड, जैसे शैम्पू आ जाता है हाथ में। तो हवा का प्रेशर जब हम किसी सोल्यूशन के साथ हवा को ऐड करते हैं तो वो एरोसॉल होता है। जैसे डीओ, जब हम डीओ के बॉटल को प्रेस करते हैं तो उसमें आप देखोगे हवा का दबाव होता है, एयर का, और वो सोल्यूशन जो है वो आपका एज अ स्प्रे या लिक्विड के फॉर्म में वो निकल के बाहर आता है, उसे बोलते हैं एरोसॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ, एनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। कोई भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो कि एयर के साथ हम लोग ऐड करते हैं उसे बोला जाता है एरोसॉल्स। तो ए का फोर्थ लग गया। चलिए बी का देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल नैनो, बहुत ही छोटे हैं ये तो जो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं। जो पार्टिकल्स जिनका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम होता है वो आपके क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल्स। वही अगर बात करें स्मोक की, तो स्मोक का हो जाएगा, आपको कीवर्ड देती हूँ स्मोक का, इनकम्प्लीट कंबशन, कॉम्बिनेशन नहीं है, गलत मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये होता है कंबशन, COMBUSATION, कंबशन विद मिक्सचर ऑफ कार्बन वोलाटाइल्स। तो सी का आपका फर्स्ट लग जाएगा और डी का फिर हो ही जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए स्मोक क्या होता है, अगर आप कोई भी फ्यूल, जैसे लकड़ी है, कोयला है, अगर आप जलाते हैं, जब आप उसको जलाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपका कोयला, आपकी लकड़ी पूरी तरीके से जल नहीं पाती, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन।
पूरी तरीके से जल नहीं पाती है, इसीलिए धुआं उठता है, स्मोक बोला जाता है, जिसकी वजह से कई केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको स्मोक क्या होता है। फिर है फाइन पार्टिकल्स। तो फाइन पार्टिकल्स जिसको पीएम 2.5 बोलते हैं, पार्टिकल का साइज जिसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसे बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स। वैसे ये सबसे छोटा होता है, लेकिन इससे भी छोटा न्यूक्लिएशन एरिएशन होता है। ठीक है, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। अब आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कम से कम आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा रटना नहीं होता है एमसीक्यूज को। अभी टाइम कम है तो सब रटना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, जजिंग लर्नर्स, एक्सट्रोवर्ट लर्नर्स, इंट्यूटर्स और थिंकर्स। ये आपके मायर्स ब्रिग टाइप के लर्नर हैं यहाँ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। जजिंग लर्नर्स, जजिंग लर्नर्स है, देखिए जजिंग लर्नर्स कौन से होते हैं, ए का थर्ड लगेगा। कंसर्न विद नोइंग द एसेंशियल्स एंड टेक एक्शंस क्विकली इन टॉलरेंट टू एम्बिग्विटी। यहाँ पे मतलब जजिंग लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो परफेक्ट होते हैं अपने काम में, जिनको किसी भी तरीके का एम्बिग्विटी यानी किसी भी तरीके के क्योस, हिंदी में किसी भी तरीके का उनको गड़बड़ नहीं चाहिए होता अपने काम में। ठीक है, वो बहुत ही जल्दी एक्शंस लेते हैं और वो जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं जजिंग लर्नर्स। ठीक है, फिर आपका है एक्सट्रोवर्ट। तो मैंने आपको बोला ना, एक्सट्रोवर्ट लर्नर वो होता है जो हमेशा बाहर जाके इंटरेक्ट करता है, सोशली लोगों से इन्वॉल्व होता है, तो डिपेंड ऑन आउटसाइड सिमुलेशन एंड इंटरेक्शन फॉर एंगेजिंग इन लर्निंग। उसके बाद क्या होता है इंट्यूटर। इंट्यूटर का मतलब आपने सुना है, हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, यार मुझे ना बड़े इंट्यूशन आ रहे हैं कि ये होने वाला है, हमें ना यार ये होने वाला है, गैस करते हैं हम लोग। इसका कीवर्ड है गैसिंग करना। जब आप कहते हैं अपने मन की आवाज आती है, गैस करते हो आप, तो गैस वर्ड ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा। Seek out the pattern and relationship among the facts they gather inferences and guesses from the text। देखिए कीवर्ड से आ गया ना गैस करना। और थिंकर्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही चूज डिसाइड करते हैं, अपने खुद को लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ, वो थिंकर्स होते हैं, बड़ा सोच समझ के काम करना। दे चूज टू डिसाइड थिंग्स इम्पर्सनली बेस्ड ऑन द एनालिसिस, सेल्फ डिसिप्लिन, लॉजिक, प्रिफर क्लियर। ऐसे ही नहीं, मतलब सब कुछ देखते हैं कि भाई इस चीज में लॉजिक है कि नहीं लॉजिक है, एनालिसिस करके चीजों को जो करते हैं वो होते हैं थिंकर्स। तो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक बार मैं आपको इसका चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका चार्ट देख लीजिए यहाँ पर। एक्सट्रोवर्ट जो क्या होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बाहर जाके सोशली लोगों के साथ बहुत घुल मिलते हैं ऐसे लोग। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट बहुत शाय होते हैं, लोगों के साथ ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा खुलकर नहीं आते हैं, एक ही टास्क पे काम फोकस करते हैं। थिंकर्स जो बहुत लॉजिकल एनालिसिस करके बहुत सोच समझ के क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेज है तब डिसीजन लेते हैं। फीलर्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, बेचारे दिल से थोड़ा सा सोच के काम करते हैं। ठीक है, सेंसर्स कौन से होते हैं, रियलिस्टिक पीपल होते हैं जो फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर की आत्मा जो है वो बोलती है, गैसिंग का काम जो करते हैं। जजर्स जिनको क्लैरिटी चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए, कोई भी चीज इधर उधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परसीवर्स कौन से होते हैं, परसीवर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, वो अपने ऑप्शन सबको खुला करके रखते हैं, सबको अपनी चीजें बताते हैं वो। ठीक है, ऐसे बंद करके नहीं रखते, खुले दिल के होते हैं, एकदम एक्ट करते हैं तुरंत ही, फ्लेक्सिबल रहते हैं अपने प्लान से। ठीक है, उसे बोलते हैं परसीवर्स। तो मैंने सारे टाइप सिखा दिए यहाँ पे इसके। ऑप्शंस में तो आपके दो तीन मिसिंग थे, जैसे परसीवर हो गया, फीलर्स हो गए। ठीक है, अब आईसीटी का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैलवेयर टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहला है ट्रैपडोर, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक वायरस और मैक्रो वायरस। बताइए। सबसे पहले ट्रैपडोर। देखिए ट्रैपडोर क्या होता है, ट्रैप डोर समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोड होता है दैट अलाउज द अनऑथराइज्ड क्विक एक्सेस एट अ लेटर टाइम। एक का सेकेंड, कैसे मैम, एक हिडन कोड होता है। जब कोई प्रोग्राम को बनाया जाता है ना, जब कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जब बनता है, तो जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो लोग एक हिडन कोड बना के रखते हैं, उन्हें उस कोड के बारे में पता होता है। तो वो हिडन कोड ऐसा होता है ना कि वो जब चाहे ना तब आपकी सिक्योरिटी को बिना मतलब सिक्योरिटी तोड़ दे सकते हैं, या उनको सिक्योरिटी रीजन की जरूरत नहीं होती है, वो जाकर अनऑथराइज्ड आपकी चीजों को चुरा सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रैप डोर। ठीक है, फिर टाइम बॉम्ब।
टाइम बॉम्ब हमेशा टाइम से याद रखिएगा। ट्रिगर्स एक्शन व्हेन स्पेसिफाइड टाइम अकर्स, टाइम से टाइम यहाँ पे कीवर्ड याद रखिएगा। इसका क्या मतलब होता है, देखिए टाइम बॉम्ब ऐसा होता है, जैसे टाइम बॉम्ब आपने वाकई बॉम्ब देखे होंगे, जब उसमें एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि 10 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा। टाइम बॉम्ब देखे हैं आपने टीवी मूवीज में, 10 मिनट का टाइम, वो टाइम टिक 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 रहता है ना, टाइम होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है विद इन 2 मिनट 10 सेकेंड, जो भी उन्होंने टाइम, ऐसे ही टाइम बॉम्ब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, वो एक टाइम फिक्स कर देता है कि जैसे फ्राइडे को 10 बजे, समझ लीजिए फ्राइडे को 10 बजे वो जाके आपके सिस्टम को इंटरप्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है जो अपने आप को कॉपी करता रहता है, यानी produces varying but operationally equivalent copies of itself, सी का फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है, देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस सबसे खतरनाक वायरस है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फटक से चेंज हो जाता है, यानी अपने रूप बदलता है, गिरगिट की तरह अपने रंग बदलता है, अपने रूप बदलता है, यानी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने लगता है। इसलिए इनको बहुत डिफिकल्ट होता है इस वायरस को डिटेक्ट करना। ठीक है। ये अपनी वेराइटी ऐसे एक से दूसरे से चेंज, दूसरे से तीसरे से चेंज, ठीक है, ऐसे कॉपी करता रहता है ये अपने आप को। फिर है आपका मैक्रो वायरस, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेटेड रेदर देन एग्जीक्यूटेड। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी का थर्ड। देखिए मैक्रो वायरस जो होते हैं ना, ये एग्जीक्यूट नहीं इंटरप्रेट होते हैं। कैसे? देखिए जैसे आपके एमएस डॉक्यूमेंट है, अब ये ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। ईमेल के थ्रू आपको किसी ने एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड से किसी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा और आपने उस पर क्लिक कर दिया, यानी आपने उसको खोल दिया, ओपन कर दिया, तो तुरंत ही वो आपके सिस्टम को इंटरप्ट कर देगा। ये होता है मैक्रो वायरस। ठीक है। मैक्रो वायरस जो है वो एमएस एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में नहीं होता। मैक्रो वायरस होता है आपके कमांड्स के अंदर, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है, इसके अंदर कि आपने ओपन करा तुरंत ही, इसलिए वो इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। आपके तुरंत ही ओपन करते ही वो आपका जो सिस्टम है इंटरप्ट कर देगा, उसको डैमेज कर देगा, जो भी स्टील कर लेगा इन्फॉर्मेशन आपसे। तो आपका ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का आपका थर्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The NEP policy 2020 recommended the integration of humanities at the undergraduate level with the subject of science, technology, engineering, maths and propaganda techniques। बताइए, जो एनईपी 2020 की पॉलिसी थी, उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमैनिटीज को हम इंटीग्रेट करेंगे और सब्जेक्ट के साथ, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इसके साथ और भी सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो? चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा निमोनिक्स देती हूँ यहाँ पे, उसको याद करने का। कभी भी पूछ लिया जाए कि ह्यूमैनिटीज के साथ कौन से सब्जेक्ट्स को जोड़ने की बात की गई थी एनईपी 2020, तो स्टेम याद रखिएगा। स्टेम, स्टेम का मतलब तना होता है ना, वो वाला तना नहीं याद रखना, ठीक है। स्टेम, एस फॉर साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन स्टेम, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। इसका निमोनिक्स दे दिया मैंने, स्टेम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। वेरी इजी क्वेश्चन। कम्युनिकेशन के स्टेप्स बता दीजिए, पहला और लास्ट बता दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या होता है? सेंडर, जो आपको भेजता है। लास्ट में आपको क्या मिलता है? फीडबैक। लास्ट में आपको फीडबैक ही तो मिलेगा रिसीवर से। तो 1-4, यानी सी पहले होगा और डी बाद में होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। मैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एग्जाम में, टाइम भी सेव होता है और कंफ्यूजन भी नहीं होता। भाई पहला ऑप्शन तो सेंडर का ही होता है ना, सेंडर भेजेगा। लास्ट का ऑप्शन क्या होता है? फीडबैक आना। रिसीवर के पास पहुंचते रिसीवर फीडबैक देता है, तो सीबीएडी। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, सेंडर के बाद एनकोडिंग की जाती है जी, एनकोडिंग के बाद ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब मीडियम ऑफ चैनल होता है, फिर रिसीवर के पास पहुंचता है, फिर फीडबैक। तो 3214 हो जाएगा, 3214 यानी CBAD आपका ऑप्शन ठीक है। हमेशा अगर ऐसे ऑप्शन हो तो देख लीजिएगा पहला और लास्ट, स्टेप वाले में फर्स्ट और लास्ट देखा करो जरूर। अगर सेम ऑप्शन हो जाते जब बढ़ा करिए आगे।
चलिए, तो गोल्स आ गए आपके सस्टेनेबल गोल्स, आपको 13 के 13 यहाँ पे याद होने चाहिए। सबसे पहले जीरो हंगर, तो सबसे पहली होती है पोवर्टी। पोवर्टी के बाद कौन सा आता है? एसडीजी 2, जीरो हंगर। तो ए का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी लग गया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है आपका? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन आपका आता है 13 पे, एसडीजी 13। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11, अफोर्ड क्लीन एनर्जी 7। अगर मेरा सही है तो, मुझे अभी तक याद है तो, अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि इसके भी निमोनिक्स बना के याद किए जाते हैं। तो ये आ गए आपके सारे एसडीजी गोल्स। पहले में नो पॉवर्टी, दूसरे में जीरो हंगर है, थर्ड में गुड वेल्थ हेल्थ है, सॉरी, फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ में जेंडर इक्वालिटी है, सिक्स्थ में क्लीन वाटर है, सेवेंथ में आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, एट्थ में आपका डिसेंट वर्क है, नाइन्थ में इंडस्ट्री इनोवेशन है, टेंथ में इनइक्वालिटीज है, इलेवेंथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपका, ट्वेल्थ में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन है, थर्टीन में क्लाइमेट एक्शन है, फोर्टीन में लाइफ बिलो वाटर है, फिफ्टीन में लाइफ ऑन लैंड है, सिक्सटीन में पीस जस्टिस, सेवनटीन में पार्टनरशिप। तो आप देख लीजिए 11 में आपका क्या दिया हुआ है? सस्टेनेबल सिटीज दिया हुआ है। तो बस सही था, आई होप, मुझे मतलब अभी तक याद है मुझे, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, 11 में आपका बी का 11 हो गया, जीरो हंगर आपका 2 हो गया, क्लाइमेट आपका 13 हो गया, क्लीन एनर्जी आपका 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का सेकंड, सॉरी, ए का थर्ड, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का आपका सेकंड और डी का आपका फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी हो जाएगा। एमडीजी के 8 है, वो भी याद करने हैं, एसडीजी के 13 है, वो भी लर्न करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है फ्री के, फ्री के 2 नंबर अगर चाहिए तो। और अब की बार तो पैटर्न का कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि अब की बार सारे पेपर जो है वो बहुत ही अजीब बनाए गए हैं, बोर्ड तक नहीं छोड़ा। The approach in which researchers use the existing data to create a group for comparison is called operational research, ex post facto, experimental या फिर quasi experimental। बताइए, ऐसी कौन सी अप्रोच है रिसर्चर जब यूज करता है जिसमें वो एग्जिस्टिंग डाटा, पुराने डाटा का यूज करता है? वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो जब होता है जब कोई फैक्ट हो जाता है और उसके बाद आप कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, जैसे सीआईडी। कौन कौन सीआईडी के फैंस है? सीआईडी में क्या होता है, जब मर्डर हो जाता है, आपने देखा होगा, जब मर्डर हो जाता है तब एसीपी प्रद्युमन आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई डेड बॉडी है, इसको किसी ने किसी भी तरीके से मारा है, किसी ने शूट करके मारा है, किसी ने स्टैप किया है, नाइफ से मारा है। तो जब वो चीज हो जाती है, जब मर्डर हो चुका है, जब वो जाकर कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी डेथ किसने की है, किस वजह से हुई है, उसे बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो। ये बहुत सीआईडी याद रखिएगा, एक्सपोस्ट फैक्टो। जब कोई चीज जब फैक्ट हो जाता है उसके बाद जो है, जब हम कोशिश करते हैं कॉज निकालने की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की, तब उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस वॉज कंसिडर ड्यूरिंग द सेकंड कंप्लाइंस पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एट दोहा? फर्स्ट भी याद रखिएगा 2008 से 2018, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया गया था। इसमें पूछा है सेकंड पीरियड, जो कि आपका 2013 से 2020 में हुआ था। तो उसमें कौन सी गैस की बात करी गई थी? यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात की गई थी, याद रखिएगा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट कंप्लाइंसेस में 6 गैस को रिड्यूस करने की बात की गई थी, 5.2% ग्रीन हाउस गैसेस 6 की बात करी गई थी 2008 से लेकर 2012, और फिर 2013 से 2020 में आपकी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात की गई थी। अब है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक्स डू नॉट प्रेजेंट द मॉडर्न आईसीटी? इनमें से ये बताना है कौन सा मॉडर्न आईसीटी टीचिंग में यूज नहीं होता। रेसिटेशन, मेमोराइजेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम, माइंड मैपिंग, चॉक एंड टॉक मेथड और गेमिफिकेशन। बताइए, बहुत इजी है। देखिए, मेमोराइजेशन तो पुरानी टेक्निक है, जब रटाया जाता था, अब रटाने का खेल नहीं है टीचिंग में, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। चॉक एंड टॉक मेथड भी पुराना मेथड हो गया, अब तो प्रोजेक्टर यूज किए जाते हैं, तो आपका ए और डी यहाँ पे गलत हो गया। तो बचा क्या? बी, सी और ई, ठीक है। आपका क्या बचा? बी, सी और ई। तो बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पर बी, सी और ई और होगा यहाँ पर, ठीक है। फ्लिप्ड का क्लासरूम बिल्कुल यूज होने लगे, क्लास से बाहर भी आप सीखिए, वीडियोस देखिए रिकॉर्डेड, फिर क्लास में आकर उसको डिस्कस करिए, उसे बोलते हैं फ्लिप्ड का क्लासरूम। माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ना शुरू हो गया है, माइंड मैपिंग के थ्रू आप लोग पढ़ना शुरू कर दिया है अब आप लोगों ने, छोटी छोटी चीजों, जैसे आप लोग माइंड मैपिंग के थ्रू नोट्स बनाते हैं, ठीक है।
और गेमिफिकेशन, अब गेम के थ्रू भी बच्चे सीखना शुरू कर दिया है, ठीक है। गेम के थ्रू भी अब आजकल लोग जो है वो क्या करने लगे हैं, गेम के थ्रू भी क्विज आने लगे हैं, गेम के थ्रू भी पढ़ने की चीजें सिखाने लग गए हैं। तो बी सी ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, द टेंडेंसी ऑफ रिसर्चर टू सबटली एंड इनवर्डेंटली अफेक्ट द बिहेवियर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन स्टडी ऑब्सक्यूरिंग द ट्रू इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे ये बोला है कि कोई भी जो रिसर्चर है वो अनजाने में अगर वो किसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब पार्टिसिपेंट्स को बिहेवियर को मैनिपुलेट कर देता है या फिर अफेक्ट करता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है बताइए। तो इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। देखिए, हॉथरोन इफेक्ट नहीं होता। हॉथरोन इफेक्ट ये होता है कि जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो और आपको पता है कि आपको कोई देख रहा है और फिर आपको ऑटोमेटिकली नेचर चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ हॉथरोन का। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में खाना खा रहे होते हो, कितना कंफर्टेबल से खाते हैं ना आप लोग खाना। अब वही आप किसी फंक्शन में जाते हो और आप जब खाना खाने बैठते हो और आपको लग रहा है कोई आपको सामने वाला देख रहा है, तो बड़े आप एकदम कॉन्शियस हो जाते हो कि अच्छे से खा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल भाई हम बहुत एकदम हाई फाई टाइप में खाना खाएंगे, स्पून उठाएंगे, नाइफ से खाएंगे, क्योंकि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब हमें पता चलता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, उसे बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। पर इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल बायस। देखिए, एक्सपेरिमेंटल बायस क्या होता है, जब जानबूझ के तो नहीं पर अनजाने में क्या करते हो आप, जो पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को इफेक्ट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि किसी का बर्थडे आने वाला होता है और सामने वाले को याद नहीं होता है, तो आप देखो एग्जाम्पल बताती हूँ, रैट का, चूहा। तो आपको एक दो चूहे दे दिए कि भाई इन चूहे में एक तो है ब्राइट वाला चूहा, एक है डल चूहा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ब्राइट वाला ज्यादा फास्ट भागता है या डल वाला ज्यादा फास्ट भागता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो ध्यान है ना वो ब्राइट और डल पे चला गया है, लेकिन असली जो आपने चूहे की कैपेबिलिटी देखी ही नहीं कि इनकी असली जो इनकी कैपेबिलिटी वो क्या है। आप भटक गए, चाहे अनजाने में भटके हो। तो वही चीज है, इसे बोलते हैं आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बायस। मतलब आप अनजाने में आप जो है वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी लैंग्वेज से या किसी चीज से आप बता देते हैं पार्टिसिपेंट को पहले ही, जिससे वो क्या होता है सही चीज नहीं एनालिसिस कर पाता है, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बायस। चलिए नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। इन द लाइट ऑफ नाइस लॉजिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। देखिए, साध्य, साध्य को मेजर टर्म ही बोला जाता है। हेतु, हेतु को मिडिल टर्म बोला जाता है। पक्ष, पक्ष को माइनर टर्म बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुमान इज अ इन्फ्रेंशियल नॉलेज, बिल्कुल, अनुमान मतलब हम अपने दिमाग से कुछ अंदाजा लगाना, अनुमान, ठीक है, इज अ इन्फ्रेंशियल नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला है लिंगा इज अ माइनर टर्म, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हेतु का है पार्ट होता है। जैसे हेतु मिडिल टर्म होता है, वैसे लिंगा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म ही बोलते हैं। इसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कट जाएगा। तो ए सी डी ई यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। लिंगा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म ही बोलते हैं। हेतु को जैसे मिडिल टर्म बोलते हैं वैसे ही लिंगा इज नॉट अ माइनर टर्म। माइनर टर्म को तो पक्ष बोलते हैं, ठीक है। माइनर टर्म को पक्ष बोलते हैं, मेजर टर्म को साध्य बोलते हैं, मिडिल टर्म को हेतु या लिंगा बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा तीनों चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंशियंट साइट्स इन इंडिया इज नोन फॉर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। कौन सी इनमें से एंशियंट साइट है जिससे सबसे पुराना ह्यूमन कम्युनिकेशन जिसे बोला जाता है, तो वो है आपका भीमबेटका। इसमें तो कुछ याद करने का है, फैक्चुअल है, कुछ समझाने का नहीं है। तो भीमबेटका जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन माना जाता है, सबसे पुराना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स एक में ही ले आई हूं मैं, आप लोग याद कर लीजिए। इनका इस्टेब्लिशमेंट के ईयर्स में आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट बताना, पुराने से फिर नया। सबसे पुराना, पहले आपको डेट याद होनी चाहिए। एनसीआरआई कब आया था, 19 आई थिंक 25 समथिंग में आया था इसको। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, गूगल है हमारे पास। जो एनसीआरआई है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो जो एनसीआरआई है वो 1995 में हुआ था, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। आईसीआर आईसीएसएसआर 1969 में, ये तो 1969 में। फिर आपका आईसीएचआर हिस्टोरिकल रिसर्च 1972 था, ये 1972 है, ठीक है। और आपका आईसीपीआर फिलोसफिकल रिसर्च 1977 है।
1977 है। एक और बचा है आपका यहाँ पर IIAS, ठीक है, ये आपका 1964 में था, 1964। तो आप बताइए सबसे पुराना कौन सा है इसमें? सबसे पुराना आपका सी वाला है 1964। इसके बाद आपका फिर क्या है, उसके बाद आपका ICSSR है 1969 है, फिर उसके बाद 1972 है, फिर उसके बाद आपका 1977 है, फिर आपका NCR। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। NCRI नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट 1995, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज 1964, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1972 और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च 1977। तो CBDEA यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही तक था, और ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लीज आप लोग इन्हें कॉन्सेप्ट्स को जरूर याद करिएगा, सिर्फ MCQ से काम नहीं चलेगा। ये जो टॉपिक कराएं ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।